तो हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। वेक्टर्स का अपना टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स में हम स्टडी करेंगे राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि भाई वेक्टर्स होते क्या हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कह सकते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज को हम वेक्टर नहीं कह सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। अब बच्चों, हमने क्लास 11 की जो पहला टॉपिक था जिसका नाम है भाई यूनिट्स एंड डायमेंशंस, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपने पढ़ा रहेगा अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ा रहेगा हमने सर? फिजिकल क्वांटिटीज। याद है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। मतलब हर वो क्वांटिटीज जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के साथ साथ उसको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बुलाते हैं। तो आप लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा कि मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, डेंसिटी है, मोमेंटम है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम बच्चा लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो कैटेगरीज में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखा जाए तो ये कैटेगरीज दो से ज्यादा भी हैं, लेकिन अभी 10+2 के लिए, मतलब 11th और 12th के लिए हम लोग सिर्फ ये दो ही कैटेगरीज पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तीसरा कैटेगरी भी होता है टेंसर्स, तो वो हम इस 11th और 12th में स्टडी नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस के बाहर है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना मानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो ग्रुप में क्या कर रहे हैं बेटा? डिवाइड करके चल रहे हैं। कौन से दो ग्रुप है सर? वन ग्रुप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। एक ग्रुप को हम क्या बुलाएंगे बेटा? स्केलर क्वांटिटीज। और दूसरे ग्रुप को हम क्या बुलाएंगे? बट ऑब्वियस, वेक्टर क्वांटिटीज। तो भाई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, इंपल्स है, रेजिस्टेंस है, ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ने वाले हैं, इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं, स्केलर और वेक्टर। अब आइए समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले मैं आपको स्केलर के बारे में बता देता हूं। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है बेटा? व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? तो स्केलर क्वांटिटीज are those physical quantities, scalar quantities are those physical quantities which can be completely described, by their magnitudes only। मतलब बेटा ये वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन क्वांटिटीज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड यानी कि इनके पास सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे बच्चा, दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पास भर भर के टैलेंट होता है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है। उनके लाइफ में कोई गोल नहीं है, टैलेंट भर भर के है, जो काम करवा लो हर काम में अव्वल होते, हर काम में दे आर गिविंग देयर बेस्ट। बट इफ यू आस्क देम व्हाट दे वांट टू डू, दे डोंट हैव अ क्लियर आंसर फॉर इट। उनको नहीं पता क्या करना है। तो ऐसे लोगों को हम बुलाते हैं स्केलर क्वांटिटीज, कि इनके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, भर भर के है इनके पास, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जाना कहां है। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बुलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके, डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जितने भी क्वांटिटीज है अपने, मास, लेंथ,
टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब के सब और ही बहुत सारे हैं, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटीज में आते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, तो बस 5 kg उनके पास है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है उनके पास 5 kg। अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट का लेंथ है 10 मीटर, तो 10 क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली मैं कह सकता हूं टाइम हो रहा है या टाइम है 2 आवर, सो मैग्नीट्यूड। टेम्परेचर है, क्लास का टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, इस रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड है बेटा, वैल्यू है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उन्हीं को बेटा हम क्या बुलाते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बुलाते हैं। स्केलर क्वांटिटीज में एक और फंडा होता है बेटा, और वो ये है कि स्केलर क्वांटिटीज में अगर हम डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट चेंज करें तो वैल्यू पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। सो इफ आई चेंज या इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, it has no impact on the magnitude, मतलब उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है अगर हम डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट चेंज करें तो। अब डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट चेंज करें इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये स्टाइलस की मैं बात करूं, तो अब जैसे स्टाइलस के लेंथ की, ये लेंथ है स्टाइलस का, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूं इसका लेंथ मुझे मेजर करना है, तो मैं एक स्केल लूंगा, स्केल के 0 को यहां रखूंगा और स्केल का दूसरा एंड यहां रखूंगा। मान लेते हैं यहां पर 15 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब इस स्टाइलस का लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब मैं उसको हॉरिजॉन्टली मेजर करूं, वर्टिकली मेजर करूं, डायगनली मेजर करूं, मैं किसी भी एंगल पर, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी तरीके से इसके लेंथ को मेजर करूंगा, तो इसका लेंथ बेटा मुझे क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। तो मैं उसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली कैसे मेजर करूं, लेंथ मुझे सेम मिलेगा। उसी तरीके से अगर इसी स्टाइलस का मास अगर मैं मेजर करूं, तो मास में अगर इसको मशीन के ऊपर रखता हूं, स्टाइलस को यूं ऐसे में रख दूं और मास को मेजर करूं, तो मेजर करने के साथ इसका कुछ वैल्यू आएगा। मान लीजिए इसका वैल्यू आया 20 ग्राम, तो अब मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, कैसे भी रखूं, इसका मास कितना रहेगा बेटा, 20 ग्राम रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं कोई भी जगह से कोई भी डायरेक्शन में मेजरमेंट करूंगा, उसका मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई भी इंपैक्ट बेटा नहीं आएगा। ऐसे क्वांटिटीज को ही हम स्केलर क्वांटिटीज बुलाते हैं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज बच्चा बहुत ही सिंपल है, दे आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दे हैव नो डायरेक्शन। तो इनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सो दे हैव नो डायरेक्शन, इनके पास डायरेक्शन नहीं है। तो जिसमें बता रहा था, ये वो लोग होते हैं जिनके पास भर भर के टैलेंट है, लेकिन भाई पता ही नहीं जाना कहाँ है, आगे बढ़ना कैसे है, आगे करना क्या है, यही नहीं पता उनको। तो ऐसे क्वांटिटीज को बेटा हम स्केलर क्वांटिटीज बुलाते हैं। तो अब आइए अपने मेन कैरेक्टर की तरफ आते हैं, और आज का हमारा मेन कैरेक्टर है, कहानी का जो मेन किरदार है वो है भाई हमारा वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होता है? सो वेक्टर आर बेसिकली दोज क्वांटिटीज, वेक्टर आर बेसिकली दोज क्वांटिटीज which can be completely described by both their magnitude and direction, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगेगा डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बुलाते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज बुलाते हैं। आ रही बात समझ अपने को? मतलब ये वो लोग है बेटा जिनके पास टैलेंट तो है, और टैलेंट के साथ साथ उनको ये भी पता है कि क्या करना है, क्या करना है, कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, लाइफ में गोल क्या है। तो ऐसे लोग लाइफ में बड़े सक्सेसफुल होते हैं। तो हमें भी लाइफ में वेक्टर की तरफ होना चाहिए, मतलब हमारे पास वो मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और वो डायरेक्शन भी होना चाहिए।
हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमारे लाइफ का एम क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है बेटा और डायरेक्शन भी है। अच्छा, कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं सर इसके अंदर, आइए बताता हूं भाई मैं तुमको। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है मान लो 10 मीटर, तो मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि 10 मीटर कौन से जगह पे उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो अगर मैं कह रहा हूं पोजीशन 10 मीटर से बदल गई है उसकी, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कौन से डायरेक्शन में बदली है, टुवर्ड्स ईस्ट बदली है, टुवर्ड्स वेस्ट है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, कौन से डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये हो गया बेटा अपना वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताया, डायरेक्शन भी बताया। सिमिलरली भाई डिस्प्लेसमेंट के बाद आ गया फोर्स। अगर मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो 20 न्यूटन के साथ साथ मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। तो मैं लिखूंगा 20 न्यूटन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब अगेन मैंने मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताया बेटा, डायरेक्शन भी बताया। तो बेटा हर वो क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होता है, डायरेक्शन भी होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बुलाते हैं। तो भाई आइडिया बहुत सिंपल है, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं या स्केलर्स वो लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ टैलेंट होता है, आगे क्या करना नहीं पता होता है। लेकिन बेटा वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास टैलेंट के साथ साथ ये डायरेक्शन भी होता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। ओके, तो स्केलर्स के अंदर आ गया मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। वेक्टर्स में आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह। तो ये सारे हमारे क्या हो गए बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज हो गए। तो वेक्टर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आइए समझते हैं वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं। जैसे अभी आप चल के 11th स्टैंडर्ड में कई सारे नए फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, ऐसे अलग अलग क्वांटिटीज आप पढ़ने वाले हैं। तो कई बार क्या होगा, कुछ ऐसी क्वांटिटीज आपके सामने आएंगी जिनको देख के ही आपको पहचानने में आना चाहिए कि वो स्केलर है या वेक्टर है। मतलब पहचाने कैसे वेक्टर्स हो, कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है कैसे पहचाने, मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं अभी आपको। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन और व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करें, ठीक है ना भाई, वेक्टर्स को लिखे कैसे, सिंपल बात वही है, ठीक है। तो आइए फिर उससे शुरू करते हैं। ओके, तो बच्चा आ गया अब अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर्स को लिखे कैसे। वेक्टर्स को लिखे कैसे। तो बेटा वेक्टर्स को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंबल के थ्रू, सिंबॉलिक वे। अब देखो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि जो फिजिक्स वाले हैं थोड़े से आलसी होते हैं, तो हमें बार बार ना हर फिजिकल क्वांटिटी लिखने की आदत नहीं है। कौन लिखे, कौन मेहनत करे। तो हमने क्या किया, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक सिंबल बना दिया। अब कौन बार बार फोर्स लिखे, कौन बार बार डिस्प्लेसमेंट लिखे, कौन बार बार मोमेंटम लिखे। इससे अच्छा ये ना हो कि हम एक क्वांटिटी को सिंबल असाइन कर दे। तो ये आपने यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी देखा होगा कि हर फिजिकल क्वांटिटी को हम एक सिंबल असाइन कर लेते हैं। जैसे फोर्स के लिए एफ होता है, एक्सीलरेशन के लिए ए होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस होता है, वेलोसिटी के लिए वी और यू होता है, डेंसिटी के लिए रो होता है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम एक सिंबल असाइन करते हैं। अब अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर अगर आपको एरो नजर आ जाए, एरो नजर आ जाए, तो समझ जाना कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो एरो को देखते ही तुम्हारे दिमाग में चमकना मांगता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो फोर्स का सिंबल है बेटा एफ, तो एफ के ऊपर बनाऊंगा मैं यूं ऐसे एरो, सही है। एक्सीलरेशन, अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी की एक्सीलरेशन ए है, तो ए के ऊपर बना दिया भाई मैंने एरो। फिर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, अगर मैं कहता हूं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है एस, तो भाई एस के ऊपर मैं क्या बना दूंगा, एरो।
तो भाई जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हमारी वेक्टर्स होती हैं उनके सिंबल के ऊपर आपको एरो नजर आएगा और एरो देखते तुम्हारे दिमाग में चमकेगा कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे भाई अगर भीड़ में से हमारे जो सरदार भाई हैं, सरदार हमारे भाई लोग हैं, उनको अगर पहचानो तो कैसे पहचानोगे? अरे भाई बहुत बढ़िया सुंदर से दिखने वाला पग उनके सर पे होता है, पगड़ी उनके सर पे होती है, तो कैसे भीड़ में पहचान कर रहे सरदार जी भाई हमारे, तो उनके सर पे जो पगड़ी है जो बहुत खूबसूरत लगती है भाई, वो पगड़ी देखते ही मिलेंगे हमारे सरदार भाई हमारे। वैसे ही वेक्टर के सिंबल के ऊपर एरो देखते ही, उसके सर के ऊपर एरो देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना सिंबॉलिक वे। दूसरा तरीका है बेटा ज्योमेट्रिक वे, कि भाई ज्योमेट्री के जरिए भी हम वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि अ वेक्टर कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ रे। अरे 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 रे 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 गोली मारे तेरा दुपट्टा। अरे अरे मतलब वो अरे नहीं, रे। हमने स्कूल में पढ़ा रहेगा, 3 भाई थे, एक लाइन है, एक सेगमेंट है और एक रे है। याद है? लाइन के दोनों साइड पे यूं एरो होता है, सेगमेंट के दोनों साइड पे पॉइंट्स होते हैं। तो वैसे ही रे के क्या होता है सर, रे का एक साइड जो होता है ना सर, देखो ये है रे, देखो बना के दिखाता हूं आपको, चमकेगा, पक्का चमकेगा, देखो ये रे होता है। हाँ भाई याद आ रहा है कुछ, ये हमने स्कूल में पढ़ा है, ये रे, ये रे। तो उसका एक साइड जो है वो पॉइंट रहेगा, दूसरी साइड एरो रहेगा। ये रे के जरिए हम वेक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बच्चा लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर ये वेक्टर का बेटा ये वाला पॉइंट जो है, ई वाला पॉइंट जो है, ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, यहां से वेक्टर शुरू होता है तो उसको हम कहते हैं ओरिजिन। कुछ लोग इसको टेल भी बुलाते हैं, सॉरी, कुछ लोग उसको टेल भी बुलाते हैं, ओरिजिन। और ये वाला पार्ट जो है जहां पर एरो नजर आ रहा था, यहां पर वेक्टर खत्म होता है, एंड होता है, और यहां पर इसको हम बुलाते हैं हेड। तो वेक्टर के 2 सिरे होते हैं, एक होता है टेल, एक होता है हेड। तो वेक्टर का एक टेल है, वेक्टर का एक हेड है। टेल जो है वो बताएगा कहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, हेड जो है वो बताएगा वेक्टर कहां पे खत्म हो रहा है और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हेड बोलते हैं। जैसे कई बार अगर आप गूगल मैप यूज करते हो तो भाई गूगल मैप पे देखते हो ना कि कोई डेस्टिनेशन आपने डाली, ठीक है, ऑन कर दिया मैप अपना, तो दिखाते रहता है ना हेडिंग टूवर्ड्स दिस, ऐसे करके दिखाते रहता है। तो हेडिंग टूवर्ड, जैसे कि अगर मैं जा रहा हूं, सपोज दिल्ली स्टेशन पे मैं उतरा, दिल्ली स्टेशन से मैं लाल किले की तरफ जा रहा हूं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स रेड फोर्ट, मैं लाल किले की तरफ जा रहा हूं। हेडिंग टूवर्ड्स मतलब मैं उस दिशा में जा रहा हूं, उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं। तो वैसे ये जो एरो आप यहां पर देख रहे हैं, ये एरो क्या बताएगा, क्या दर्शाएगा, हेड। हेड यानी कि भाई वेक्टर्स कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अब साथ ही साथ में वेक्टर्स का डायरेक्शन तो हमें मालूम पड़ेगा कि भाई ये हेड हमको डायरेक्शन बताएगा। और एक चीज बेटा कि यहां पर वेक्टर का ये जो लेंथ होगी, उसकी लंबाई जो होगी, लेंथ जो होगा, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, उसके मैग्नीट्यूड को। मतलब जितना बड़ा लेंथ होगा उस हिसाब से उसके हम मैग्नीट्यूड को जज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको 2 वेक्टर्स नजर आए बेटा, मगर अगर आपको 2 वेक्टर नजर आए, जैसे एक वेक्टर छोटू नजर आ रहा है, एक वेक्टर बड़ा नजर आ रहा है, तो ये कैसे वेक्टर है, उसी के नीचे एक छोटा वेक्टर है ऐसा, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका नाम है वेक्टर ए और इसका नाम है वेक्टर बी। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि वेक्टर ए का लेंथ बी के लेंथ से बड़ा है। तो आप ये क्या क्लेम करेंगे कि सर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। भाई बात समझ में आया अपने को? तो एरो देख के आप क्या पहचानोगे, एरो देख के आप क्या पहचानोगे कि सर कौन से डायरेक्शन में है, और लेंथ देख के आप क्या पहचानोगे, कितना उसका मैग्नीट्यूड है। भाई बात समझ में आई अपने को? बहुत ही सिंपल सा केस है। अच्छा और एक चीज बच्चा, बिफोर आई फॉरगेट, कि अगर हम अगेन यहाँ पे अगेन फिजिक्स वालों का थोड़ा सा आलसीपना दिखाई देता है, कि अगर मुझे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो जैसे मैं यहाँ पे बोला था कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम यूजुअली क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अब बार बार ये मैग्नीट्यूड लिखे कौन, बार बार ये मैग्नीट्यूड लिखे कौन? तो भाई हमने अगेन क्या किया, एक सिंपल शॉर्टकट बनाया कि बार बार मैग्नीट्यूड ना लिखना पड़े, तो हमने एक छोटा शॉर्टकट बनाया। क्या शॉर्टकट बनाया भाई हमने? तो हमने एक शॉर्टकट बनाया कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के लिए, किसके लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर लिखने के लिए, तो मैं बार बार ये लिखना ना पड़े, क्या करेंगे हम लोग,
तो हम लोग एक वेक्टर के पास मॉड का साइन बना देंगे, ये मॉड का साइन। तो ये मॉड का साइन क्या बताएगा, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा सा लाइन मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको मैं शॉर्टकट में निपटा सकता हूं। कैसे निपटाऊंगा बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना आसान तरीका, कौन बार बार लिखे मैग्नीट्यूड, सही कि नहीं। तो ये मॉड का साइन हम बना देते, तो दैट मॉड रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। अच्छा आई बात समझ अपने को। अच्छा आजकल ऐसा भी एक तरीका आ गया है, नया तरीका आ गया है कि हम क्या करते हैं ना, सिर्फ वेक्टर का सिंबल लिख देते हैं यूं ऐसे, मॉड भी नहीं बनाते, और कम कर दिया हमने, और शॉर्टकट ग्रेड कर दिया। अब वो मॉड भी कोई लोग बनाते नहीं है, सिर्फ ऐसा ए लिख देते हैं, एरो नहीं बनाते, इसका मतलब हम वेक्टर्स की किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो कई बार आपको यही देखने मिलेगा ऐसे कि भाई वेक्टर का हमने सिर्फ ये सिंबल लिखा, एरो नहीं बनाया, तो इसका मतलब हम उसके मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं। ओके, बट जनरली पुराना तरीका यही है कि भाई वेक्टर के आसपास ऐसा मॉड साइन बना दो, तो दैट मॉड विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो बेटा ये दो तरीके हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। कौन से दो तरीके सर, एक तो सिंबल वाला तरीका है जहां पर हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर्स के सिंबल के ऊपर एरोस बना देते हैं, तो देखते ही पहचान जाएगा, दिमाग में चमकेगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा ज्योमेट्री वाला तरीका है जहां पर हम वेक्टर को ड्रॉ करते यूजिंग अ रे 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 रे। तो रे का दो पॉइंट होता है यार, मैं कहूँ रे के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टेल, एक होता है हेड। टेल बताएगा ओरिजिन, हेड बताएगा डायरेक्शन जहां पे एंड हो रहा है, और वेक्टर का लेंथ जो बताएगा क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, थोड़ा डिटेल में मैं इस लेंथ के ऊपर डिस्कशन आपके साथ अभी करता हूं, सही है। चलो थोड़ा लेंथ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, आइए बताता हूं आपको। हाँ सो सपोज कर ले, अभी हमने स्कूल में ग्राफ तो पढ़ा ही होगा ना बच्चा, ग्राफ तो हमने देखा ही होगा, ठीक है। तो ग्राफ में हम अक्सर पढ़ते थे कि सर एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना, दो टाइप के एक्सिस हमने, पर बेसिकली तीन होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब ग्राफ के जरिए मैं थोड़ा सा आपको मैग्नीट्यूड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि भाई हाउ द लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड, थोड़ा मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा वाई एक्सिस है, मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। लेट अस से ये हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा एक्स एक्सिस, थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं मैं ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। अब सपोज कर लो मुझे ना एक वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, अ वेक्टर ए, वेक्टर पी लेता हूं मैं, वेक्टर पी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट, कुछ भी यूनिट हो सकता है इसका मतलब, ये कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती थी, अगर फोर्स होता तो न्यूटन, एक्सेलरेशन होता तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होता तो मीटर, ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती थी। इससे मैंने बोला कि वेक्टर पी हैज सम मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स डायरेक्टेड अलोंग, डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। मान लो ऐसा एक वेक्टर मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रे लूंगा, सबसे पहले आप एक स्केल बना लेता हूं भाई मैं, ठीक है ना भाई, सबसे पहले मैं आप एक स्केल बना लेता हूं, और स्केल में क्या बोलता हूं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। मतलब इस ग्राफ में हर एक बॉक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये एक सिंगल बॉक्स जो देख रहे हैं, ये 1 सेंटीमीटर का लेंथ रखता है, 1 सेंटीमीटर का ब्रेथ रखता है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का है, मान लो, मानने में क्या है, अभी मान लेते हैं ना, समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं आपको। अच्छा अब मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, ठीक है, वेक्टर का डायरेक्शन कहां रहेगा सर, वेक्टर का डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, और कितने यूनिट का, 10 यूनिट का है। अब 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट का है, तो 10 यूनिट के लिए कितना सेंटीमीटर लगेगा, 5। तो भाई मैं शुरुआत यहां से करूंगा, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, दिखा भाई अपने को, ये ऐसा एक मैंने वेक्टर यहां पर बना लिया, ऐसा वेक्टर मैंने यहां पर बना लिया, दिख रहा बच्चा अपने को, ये हो गया भाई अपना वेक्टर पी। थोड़ा सा इसको मैं साइड में कर लेता हूं, शायद आपको दिखे, हाँ अब शायद दिखेगा आपको, ये से यूं, ये 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया, हर सेंटीमीटर 2 यूनिट है, तो 5 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का वेक्टर ये हो गया, और डायरेक्शन कहां है बेटा उसका, वाई एक्सिस पर, तो ये उसका डायरेक्शन है अलोंग वाई एक्सिस। ये हो गया भाई मेरा वेक्टर पी, ये हो गया भाई मेरा वेक्टर पी। अब इसी के सामने मान लो एक और वेक्टर बनाता हूं मैं क्यू,
जिसका मैग्नीट्यूड लेटर से है 4 यूनिट, सेम डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं वेक्टर क्यू। अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं वेक्टर क्यू डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट। 4 नहीं 6 कर लेता हूं मैं, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का उसका मैग्नीट्यूड है। तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, इधर देखो अगेन एक रे लूंगा और रे से मैं उसको ड्रॉ करूंगा। 6 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर कितना यूनिट, 2, तो 6 के लिए कितना लगेगा, 3, तो 3 सेंटीमीटर रहेगा। सो देखो ये रहेगा यहां से 1 2 3, ये रहा। तो बच्चा देखो ये मेरा दूसरा वेक्टर आ गया, ये मेरा दूसरा वेक्टर आ गया भाई यहाँ पर। ये है मेरा वेक्टर क्यू बेटा, ये है मेरा वेक्टर क्यू। अब आप देख लो इसकी यूनिट, सॉरी इसका लेंथ और इसका लेंथ डिफरेंस है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है कि नहीं अपने को। ये 10 यूनिट का है, ये 6 यूनिट का है। तो जितना वेक्टर का लेंथ होगा उसके हिसाब से उसका क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां मैं क्लियरली कह सकता हूं, हमको पहले से ही पता है लेकिन मैं क्लियरली बोल पाऊंगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। तो इस तरीके से वेक्टर का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है बेटा, रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एकदम ये, ठीक है। हाँ बैठ रहा है, बैठ रहा है, बैठ रहा है, हाँ बैठ रहा है, चलो ठीक है, बढ़िया, ओके। चले बढ़िया, आगे आगे बढ़ते आ जाओ। अब आगे मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स के ना बेटा अलग अलग टाइप होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। उसमें से जो अपने को रिक्वायर्ड है कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के वेक्टर्स मैं आपको यहां पर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूं। जैसे पहला टाइप जो है बच्चा लोग, जो पहला टाइप जो है अपना, उस टाइप को हम बुलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर मतलब टू वेक्टर्स are said to be equal, are said to be equal if both magnitude and direction is same। तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों क्या हो बेटा, सेम हो। तो वेक्टर्स की इक्वालिटी के लिए मैग्नीट्यूड जितना जरूरी है उतना ही जरूरी डायरेक्शन भी बेटा, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे कि भाई अगेन मान लो कि भाई मैंने यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ किया P, उसी के पास में यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ किया Q। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तभी मैं कह पाऊंगा कि वेक्टर P जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर Q। अगर Q का डायरेक्शन अलग होता लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होता तब वो अनइक्वल होते। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता लेकिन मैग्नीट्यूड अनइक्वल होते तब भी वो सेम नहीं होता। तो सेम होने के लिए दो क्राइटेरिया है बेटा, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी भाई सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, तभी दोनों वेक्टर्स क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। अदरवाइज दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, अदरवाइज दोनों इक्वल नहीं रहेंगे बेटा। बहुत सिंपल सा कंडीशन है इक्वालिटी के लिए, बहुत सिंपल सा। जैसे कि अगर एक वेक्टर में यू बना लू, एक वेक्टर में यू बना लू ऐसे, और दूसरा वेक्टर में यू बना लू ऐसे, ऐसे, ये दोनों वेक्टर्स है मान लो, ये दोनों वेक्टर्स है हमारे मान लो, ठीक है। इसको मैं बोल दिया वेक्टर ए, इसको मैं बोल दिया वेक्टर बी। मान लेते ये 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, मान लेते इसका मैग्नीट्यूड भी 5 यूनिट है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, तो मैं ये बोलूंगा कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। आई बात समझ अपने को,
ठीक है, तो ये है भाई अपना फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर विच आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। हाँ, चले दूसरे टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट अपना टाइप है नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर का मतलब अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर मैग्नीट्यूड ही जीरो है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा कौन से डायरेक्शन में है। तो अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो कोई भी डायरेक्शन कोई सेंस ही नहीं बनता है बेटा। जब वैल्यू ही जीरो है तो कोई सेंस बनता ही नहीं अपने को। चीजें एकदम सिंपल है। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल नल वेक्टर का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है ना, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब उसका जो वेलोसिटी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो वेलोसिटी क्या हो गया बेटा? मेरा नल वेक्टर हो गया, उसकी मैग्नीट्यूड जीरो है। आप कोई भी डायरेक्शन बोल दो, क्या ही फर्क पड़ता है। जब मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसका डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करता है, कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए लिखा गया आर्बिट्री डायरेक्शन में। भाई भाषण में अपने को जीरो मैग्नीट्यूड है ना, है ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो क्या करेंगे डायरेक्शन लेके भी हम लोग। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। मान लेते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पर भी है। अभी इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, तो बॉडी पे लगने वाला फोर्स भी जीरो हो गया, तो फोर्स क्या हो गया बेटा? मेरा नल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर हो गया। बॉडी का जो एक्सीलरेशन है, नेट एक्सीलरेशन है, वो भी क्या रहेगा? जीरो, बिकॉज फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स जीरो तो एक्सीलरेशन भी जीरो। तो तीनों क्या बन गए बेटा? मेरे नल वेक्टर बन गए, और कोई भी डायरेक्शन यहां पर मैटर नहीं करता है क्योंकि वैल्यू ही क्या हो गई है? जीरो। तो इसको हम बुलाते हैं बेटा नल वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। सही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप में मैं आपको बताऊंगा तीसरा टाइप, और वो है बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। अब बेटा इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। नाम में ही काम छुपा हुआ है। नाम क्या दिख रहा है बेटा अपने को? रिजल्टेंट वेक्टर। नाम क्या दिख रहा है अपने को? रिजल्टेंट वेक्टर। तो नाम में रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रिजल्ट, रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं नाम में? रिजल्ट, तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर बोले तो क्या? एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर के, किसी भी दो या तीन वेक्टर्स के रिजल्ट का वैल्यू मुझे देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं। कैसे ऐड करते हैं आगे बताऊंगा। मान लीजिए क्या सिंपल, एक आपको एक और लॉजिक देता हूं मैं, बहुत सिंपल सा है। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लीजिए एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और इस बॉक्स के ऊपर, हाँ लेट अस से इस बॉक्स के ऊपर बेटा दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? दो। एक मान लीजिए इधर एक्ट हो रहा है ऐसे, और एक मान लीजिए इधर एक्ट हो रहा है ऐसे। दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं ऐसे, ऐसे एक्ट हो रहे हैं। तो ये फोर्स जो लग रहा है इसको बुलाऊंगा मैं F1, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5 न्यूटन। ये फोर्स F2, इसकी वैल्यू भी लेटर से 5 न्यूटन। अब आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके इसका एडिशन होगा। फिलहाल के लिए मेरे पे भरोसा करके मान लो कि भाई दोनों का रिजल्टेंट, सॉरी दोनों को ऐड करके जो टोटल फोर्स मुझे मिलेगा, वो टोटल फोर्स है लेटर से 10 न्यूटन का। वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सीधे सीधे वो ऐड हो जाते हैं, बराबर। आगे हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए मान लो मेरी बात अभी आप लोग, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा कि इस बॉक्स पे, ये वाला जो मेरा बॉक्स है, ये दोनों वेक्टर्स एक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स एक्ट होके टोटल कितना फोर्स बना रहे हैं? तो मैं बोलूंगा कि सर दोनों मिलके टोटल जो फोर्स बना रहे हैं वो है 10 न्यूटन का इसी डायरेक्शन में। कितने का है भाई? 10 न्यूटन का है इसी डायरेक्शन में। तो मैं बोलूंगा कि इस पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है R,
रिजल्टेंट फोर्स आर वो कितना है भाई 10 यूनिट का, सॉरी 10 न्यूटन का। सो दोनों ने मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया है वो ये वेक्टर अकेला प्रोड्यूस कर रहा है। भाई भाषण में आया अपने को, रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एज ऑल द वेक्टर्स कंबाइंड। जैसे यहां पर दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों कंबाइन करने के बाद जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इफेक्ट ये अकेला प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कहलाया इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, मतलब वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, मतलब वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो आंसर मुझे मिलेगा, जो रिजल्ट में मुझे वेक्टर आएगा, उसी वेक्टर को हम क्या बुलाएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। सिंपल है ये भाई ये। अच्छा, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो ही वेक्टर्स ऐड करें, हम दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। 3 वेक्टर्स ऐड किया, 4 वेक्टर्स ऐड किया, 5 वेक्टर ऐड किया, कितने भी मल्टीपल वेक्टर्स ऐड करने के बाद जो हमको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो भी एक वेक्टर होगा। वेक्टर को ऐड करने में वेक्टर ही मिलेगा, उस रिजल्ट वाले वेक्टर को हम क्या बुलाएंगे बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर। उस रिजल्ट वाले वेक्टर को हम बुलाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमें रिजल्ट देगा। तो जैसे अगर मैंने 2-3 वेक्टर्स ऐड किए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, सब ऐड करने के बाद कुछ आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो रिजल्ट होगा इन सबका, तो उसको मैं बुलाऊंगा रिजल्टेंट वेक्टर। और ये वेक्टर एक अकेला वेक्टर होगा, सिंगल वेक्टर होगा, जो इन सब के बराबर का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब इन दोनों ने मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस किया है, इन सबका जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो ये अकेला प्रोड्यूस करेगा। अलोन प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट। मतलब 100 सोनार की 1 लोहार की, कहावत तो सुनी होगी ना भाई, 100 सोनार की 1 लोहार की। तो ये सब मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये अकेला प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे वेक्टर को बेटा हम क्या बुलाते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे रिजल्टेंट वेक्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये होगा भाई हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। सही है बच्चा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और टाइप आ गया और वो है भाई अपना यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमारे वेक्टर्स की दुनिया का गूगल मैप है, ये हमारे वेक्टर्स की दुनिया का पान वाला है जो हमें डायरेक्शन बताएगा। कैसे सर, आइए देखते हैं। बहुत ही मस्त है, बढ़िया है, काम की चीज है, याद रखना, भूलना मत इसको, काम की चीज है भाई ये। हाँ, क्या है भाई यूनिट वेक्टर, कि अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट यानी कि 1, मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, उसी को बेटा हम क्या बुलाते हैं, यूनिट वेक्टर। उसको हम क्या बुलाएंगे बेटा, यूनिट वेक्टर। तो अगर कोई भी वेक्टर का वैल्यू 1 है तो यूनिट, 0 है तो नल है। अच्छा, यूनिट वेक्टर मिलता कैसे है, यूनिट वेक्टर मिलता कैसे है, जैसे कि किसी भी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। सो व्हेन अ वेक्टर is divided by its magnitude, we get a unit vector। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है a, ओके ना, लेट अस से फॉर वेक्टर a, फॉर a वेक्टर, अगर मैं a वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूं, समझ रहा है, अगर मैं वेक्टर a को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दूं भाई, डिवाइड कर दूं, तो मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर। क्या होगा बेटा, एक यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है कैजुअल है, वेक्टर लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैसा है भाई कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने ए का यूनिट बनाया, ए का यूनिट वेक्टर बनाया, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए कैप। क्या पढ़ेंगे इसको हम, ए कैप। क्या पढ़ेंगे भाई इसको हम, ए कैप, कैप टोपी। हाँ, राजू की बात आती है ना, हेरा फेरी, इसकी टोपी उसके सर ITUS वाली डिग्री है, तो यहाँ पे वही करना है,
I2US की डिग्री लगानी है, इसकी टोपी उसकी सर करनी है। तो भाई अगर वेक्टर के ऊपर अगर आपको ये टोपी दिखे तो समझ जाना ये कौन है, राजू है, ओ सॉरी यूनिट वेक्टर है। ठीक है भाई यूनिट वेक्टर हो गया भाई ये। तो अब बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को देखो और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अब ऐसे देखते मत रहो, आगे सॉल्व भी करो। अच्छा आगे क्या सॉल्व करना है सर इसके अंदर? नहीं कुछ बड़ा नहीं करना है, सिंपल ही करना है। अब मान लो अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को यहां ले लू, यहां ले लू, यहां भेज दो ऐसे में, तो क्या मिलेगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू क्या आएगा बेटा? ए कैप। सही कि नहीं? क्या आया? ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। अब आप ऐसे देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बताने जा रहा हूं। आप ऐसा देखो, ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है बेटा। अच्छा इस वेक्टर के पास कौन सी दो चीज होती है सर? हर वेक्टर के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो बेटा ये जो है, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ये जो है ये क्या कह रहा है सर? ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है सर? मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। तो बेटा ये किसके बारे में बताएगा सर? बट ऑब्वियसली किसके बारे में बताएगा? डायरेक्शन। किसके बारे में बताएगा बेटा? ये डायरेक्शन के बारे में। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है फिजिक्स में सर? यूनिट वेक्टर का काम है हमारी दुनिया का, हमारे वेक्टर्स की दुनिया का गूगल मैप, पान वाला डायरेक्शन बताएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था भाई। तो ये हमें डायरेक्शन बताएगा। ये क्या सही है भाई? बात समझ में आ रही है अपने को? तो हर वेक्टर को हम इसी प्रकार से, इसी रूप में, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि एक वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। और वो यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका डायरेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा सर? वेक्टर के नाम के ऊपर एरो बना दो, अल्फाबेट के ऊपर, सिंबल के ऊपर क्या बना दो? एरो बना दो, वो बताएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है भाई, बात समझ में आया भाई अपने को? चले थोड़ा यूनिट वेक्टर को और एक्सप्लोर करते हैं। अब एक इसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। Orthogonal unit vectors are basically three unit vectors which are mutually perpendicular to each other. ठीक है ना भाई? Orthogonal unit vectors are basically those vectors which are mutually perpendicular to each other. ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे बच्चा। हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे। कैसे बताता हूं भाई मैं? अब जैसे मान लो कि भाई यहां पर ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, और ई वाला अपना जेड एक्सिस है। ये तीन एक्सिस है हमारे, एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस हैं भाई। हाँ ये तीन एक्सिस है हमारे। लाइन में आजा, अबे लाइन पे आजा, आजा बे आजा, मान जा मुन्ना। हाँ मान गया। तो ये अपना मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये मान लो जेड एक्सिस है। अब मेरे पास तीन ऑर्थोगोनल यूनिट्स हैं, तीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। कौन से तीन है सर? एक है अपना आई कैप, एक है अपना जे कैप, और एक है अपना के कैप। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है? 1, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर्स है। और तीनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे बेटा, तीनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे। क्या डायरेक्शन होगा? जैसे आई कैप जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, जे कैप जो है वो अलोंग वाई एक्सिस होगा, और के कैप जो है वो अलोंग जेड एक्सिस होगा। ठीक है, तीन यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1। आई कैप कहां एक्ट होगा? हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब जहां भी आई कैप दिखे चमक जाने का, चमकना मांगता है दुनिया में, दिमाग में चमकना मांगता है कि आई कैप इज डायरेक्टेड ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, एंड के कैप इज डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। ऐसे इन्हीं को हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। दे ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये वाला सिस्टम बनाते हैं, याद आ रहा है? ये वाला सिस्टम बनाते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और राइट हैंड कर्ल रूल को भी फॉलो करते हैं, राइट हैंड थंब रूल को भी फॉलो करते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, क्रॉस वेक्टर के ऊपर आएंगे।
क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते, उस वाले सिनेरियो में वहां पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये राइट हैंड कर्ल रूल, थंब रूल क्या होता है वगैरह वगैरह, वो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चा याद रखना तीन टाइप के यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों का मैग्नीट्यूड 1। आई कैप इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस एंड के कैप जेड एक्सिस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इनका फायदा क्या है, देखो इनका फायदा ये है बेटा कि अगर मैं कहता हूं कि देयर इज अ फोर्स ऑफ 20 यूनिट्स एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, मैंने कह दिया कि एक फोर्स है 20 न्यूटन का एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा पता है, मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू 20 जे कैप न्यूटन, 20 जे कैप न्यूटन, ये मैं लिख दूंगा। तो 20 क्या हो गया बेटा उसका मैग्नीट्यूड, जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर, सर कौन से डायरेक्शन में, सर वाई एक्सिस। तो देखा यूनिट वेक्टर्स को देखते ही तुम्हारे दिमाग में चमक उठेगा कि भाई ये वेक्टर्स कौन सी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, भाई एक्ट कर रहा है। सही है, कुछ और एग्जांपल से इसको समझते हैं, आइए। सो अभी हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को एक और तरीके से स्टूडेंट समझ सकते हैं, और वो एक और टाइप के वेक्टर्स के थ्रू हम समझेंगे, और उसका नाम है भाई पोजीशन वेक्टर। सही है, तो ये एक और टाइप का वेक्टर आ गया अपना पोजीशन वेक्टर। अब इसी के थ्रू जरा हम इस ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को समझने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा क्या है भाई पोजीशन वेक्टर, तो बच्चों इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो हमें किसी का पोजीशन बताएगा। अब पोजीशन बोले तो क्या, अब जैसे नॉर्मली लोग पोजीशन टर्म को, पोजीशन को क्या बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं, कि भाई लोकेशन क्या है, ठीक है ना। जैसे भाई अगर हम स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो क्या पूछता है कि सर कहाँ हो, तो आप बोलते सर लोकेशन पे आ जाओ भाई, लोकेशन में पहुंच गया हूँ। या अगर आपको कोई फ्रेंड है, कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, रास्ता अननोन है, तो फ्रेंड क्या बोलता है, भाई अपना लोकेशन भेज दे। तो पोजीशन को हम नॉर्मली इसको लोकेशन के फॉर्म में देखते हैं, और इसी को मैथमेटिक्स वाले, मैथ्स वाले, या कई बार हम फिजिक्स वाले भी कोऑर्डिनेट्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भाई, कोऑर्डिनेट्स। तो मैथमेटिकली पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं भाई, कोऑर्डिनेट्स। अब ये आपने स्कूल में पढ़ाई होगा कि भाई एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2,3, 3,0, 0,2, ऐसे कर करके अलग आपने कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, ठीक है। अब सपोज कर लो ऐसा ही अपने पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए बच्चा ये अपना वाई एक्सिस हो गया, और सपोज कर लीजिए कि ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे, ओके। अब हम यहां पर इस एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ऐसा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकल उसमें डाल देता हूं, देखिए अपने को थोड़ा सा और एक क्लैरिटी मिलेगी। हाँ अभी कुछ आएगा अपने पास, तो ये थोड़ा हम इसको सही कर सकते हैं। हाँ ऐसा रहेगा अपना एक्स एक्सिस, और क्या रहेगा बेटा, वाई एक्सिस। अच्छा सपोज कर लो बच्चा कि यहां पर एक पर्सन इधर खड़ा हुआ है, एक पर्सन यहां पर खड़ा हुआ है ऐसे, और मैं कहता हूं कि भाई इसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 2,3। क्या है बेटा, 2,3। तो 2 क्या है यहां पर, सर 2 है अपना एक्स कोऑर्डिनेट, 3 क्या है भाई हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अब इसी को हम थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, इसी चीज को हम जरा वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। अब टेक्निकली जैसे मैं बता रहा हूं कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकल का पोजीशन बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो भाई यहां पे मैं लिख देता हूं फटाफट, क्या है सर अपना पोजीशन वेक्टर क्या है, सो इट इज अ वेक्टर which represents or which shows the position of a particle या of an object with respect to origin। मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारा ये पार्टिकल या हमारा ये ऑब्जेक्ट कहां है, वो उसका लोकेशन, उसका पोजीशन हमें ये वेक्टर बताएगा।
अब जैसे मैं कह रहा हूं कि 2,3 है, तो अब इसी को वेक्टर के फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा? देखो, अगर मुझे ओरिजिन से, बेटा ये मेरा ओरिजिन है 0,0, अगर मुझे ओरिजिन से यहां पहुंचना है, इस बंदे के पास पहुंचना है, हाँ, तो मैं कैसे पहुंचूंगा? जैसे 2,3, तो 2,3 का मतलब क्या करूंगा? मैं पहले 2 स्टेप चलूंगा या 2 मीटर चलूंगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। मैं 2 मीटर चलूंगा किधर? टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। जैसे मान लीजिए ये मीटर में दिया है सब अपना, सब मीटर में, लेट अस से सब मीटर में है। सो 2,3 का मतलब मैं 2 मीटर चलूंगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको भाई मैं वेक्टर के फॉर्म में दिखा देता हूं आपको। ओके, तो यहां पर भाई मैं चला 2 मीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब ये जो 2 मीटर में चला हूं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इसी को बेटा मैं बुलाऊंगा 2i कैप। समझ रहे हो बेटा? इसी को मैं क्या बुलाऊंगा? 2i कैप। मतलब मैं कितना चला? 2 मीटर चला। कहां चला? आई कैप। आई कैप मतलब मैं चल रहा हूं टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। याद है भाई ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स? 2i कैप रहेगा अपना। 2i कैप मतलब 2 मीटर चल रहा हूं टुवर्ड एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर यहां पहुंच के क्या करूंगा मैं? अब मैं 3 मीटर चलूंगा टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो यहां पर अब मैं चलूंगा 3 मीटर्स टुवर्ड्स वाई एक्सिस, इधर ऐसे 3 मीटर टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यूं चलूंगा भाई मैं। तो जैसे मैंने ये किया, मैं अपने पार्टिकल या मैं कहूं अपने पोजीशन या बंदे के लोकेशन पे मैं पहुंच गया। तो अब भाई मैं चला 3 मीटर टुवर्ड्स वाई एक्सिस, मतलब क्या रहेगा? जे कैप। अरे पर आप बोलोगे अरे सर ऐसे जाके ऐसे जाने से बेटर है, सीधे सीधे क्यों नहीं चले गए? हाँ बच्चा, मैं भी वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं सीधे सीधे जाऊं फ्रॉम ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो भाई ये क्या बन जाएगा अपना? यही बन जाएगा बेटा अपना पोजीशन वेक्टर। तो अगर भाई मैं यहां से सीधे सीधे निकल के इधर पहुंचू, सीधे सीधे निकल के अगर मैं यहां पर पहुंचू, तो भाई इसी को हम क्या बोलेंगे? अपना पोजीशन वेक्टर। तो भाई ये जो वेक्टर मैंने अभी फिलहाल ड्रॉ किया है, लेटर से इसको मैं बुलाता हूं वेक्टर आर। सपोज मैं इसको बुलाता हूं वेक्टर आर, और ये देगा मुझे पोजीशन ऑफ दिस पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सीधा अपने को ये वेक्टर क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, सीधा सीधा। जिसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि भाई 2 मीटर में चलूंगा टुवर्ड एक्स एक्सिस, 3 मीटर में चलूंगा वाई एक्सिस, पहुंच गया इस पे। या डायरेक्ट पहुंच जाओ। तो जब डायरेक्ट पहुंचोगे तो वो क्या होगा? पोजीशन क्या होगी उसकी? अब देखो पोजीशन क्या होगी, आप 2i चले फिर 3j कैप चले, तो यहां पर होगा 2i कैप प्लस क्या होगा बेटा? 3j कैप। तो इस पार्टिकल की, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई? 2i कैप प्लस क्या हो गया बेटा? 3j कैप। तो ये बन गया भाई इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसी को हम बुलाते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर, जो हमें पोजीशन बताएगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर को लिखना है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल लिया आपको कि भाई मान लेते हैं कि एक पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, -1, ऐसा अगर मैं लिखूं, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? सर इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, देखो सिंपल है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस -1 k कैप। सिंपल है भाई, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ये z कोऑर्डिनेट है। सो x का है इसलिए 2i कैप, y का है इसलिए 3j कैप, और z का है इसलिए k कैप, -1 k कैप। तो बहुत ही सिंपल है बेटा पोजीशन वेक्टर को लिखना इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सही है? तो बच्चा ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स। हमने अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के बेटा वेक्टर्स हमने स्टडी किए। और कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे भाई? देखो सबसे पहला हमने पढ़ा था सर इक्वल वेक्टर। ठीक है, नहीं हमने सबसे पहले पढ़ा इक्वल वेक्टर्स की 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव बोथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर हम पढ़ रहे थे कि सर नल वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा कि सर रिजल्टेंट वेक्टर, जो हमें 2 वेक्टर्स या 2 से ज्यादा वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट देगा, उसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बुलाते हैं। फिर हमने पढ़ा भाई अपना यूनिट वेक्टर, जो हमें डायरेक्शन बताएगा। क्या होता है यूनिट वेक्टर? सर हम किसी भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर, और उसको हम कैप के टर्म में स्टडी करते हैं। ओके, फिर हमने बोला कि सर ये जो वेक्टर है ए, इस वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड, और उसके बाद में आएगा उसका यूनिट वेक्टर, जो हमें क्या बताएगा? उसका डायरेक्शन। तो ये बताएगा मैग्नीट्यूड और ये बताएगा अपना डायरेक्शन। सही है? और फिर अभी अभी हमने पढ़ा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, और उसके साथ ही हमने पढ़ लिया अपना पोजीशन वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ये हैं अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर्स कि भाई वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करें, वेक्टर्स के एडिशन का रूल क्या है और उसको किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।